हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 12th की 5th यूनिट है। ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, और फिर डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे, और फिर लास्ट में क्या देखेंगे, मैक्सवेल ने जो इक्वेशंस दी हैं 5 इक्वेशंस, वो क्या क्या हैं। ठीक है। तो देखो, इस यूनिट का नाम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, कैसी दिखती है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। नेक्स्ट लेक्चर से मतलब वास्तविकता में जो यूनिट है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगी। लेकिन इसी में स्टार्टिंग में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट करंट, उसको जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही करेंगे। टॉपिक क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, और फिर लास्ट में मैक्सवेल ने जो इक्वेशंस दी हैं 5, उनको देखेंगे। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, मेन टॉपिक आज का डिस्प्लेसमेंट करंट ही है। उससे पहले एक चीज देखो, क्या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है? बिल्कुल। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है? बिल्कुल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ चुके हैं, और वो बता भी देता हूं कैसे। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। वैसे तो हम इसको EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर था उसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन मान लो किसी को याद नहीं हो तो उसको मैं रिवाइज कर देता हूं। देखो क्या है, मान लो एक कंडक्टिंग वायर, ठीक है, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। B इक्वल टू B0 T टाइम है, B0 डायमेंशनल कांस्टेंट। तो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है ना, तो इस कंडक्टिंग वायर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो भी टाइम के साथ बढ़ेगा। ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ेगा, बिल्कुल। अब फैराडे का फर्स्ट लॉ याद करो, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो एक EMF इंड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब इस कंडक्टिंग वायर में EMF इंड्यूस होगा, और क्योंकि सर्किट क्लोज है, वायर क्लोज है, तो इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। और इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरीके से आएगा कि वो इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही तो आएगा इंड्यूस्ड करंट। लेंज लॉ ने यही बताया था। तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे फ्लो करेगा इसमें, ठीक है। तो इस कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट के ही अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगी, ठीक है ना, टेंजेंट टू दिस कंडक्टिंग वायर। और इस वायर के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप हो जाएगी। चलो ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो होती है। तो एक तरह से हमें यहां से पता चल गया कि भाई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो चलो ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। क्या इसका रिवर्स ट्रू होगा? मतलब क्या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी? मतलब जो इससे पहले वाली स्टेटमेंट थी कि बे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो चलो ठीक है, वो हमने देख लिया, बात सही है। लेकिन क्या उसका अपोजिट होगा? मतलब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी? करेगी, यस। ये किसने बोला? मैक्सवेल ने। और ऐसा ही नहीं बोल दिया, एक हमें प्रूफ भी दिया
एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। तो मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैक्सवेल परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे अभी। और मैक्सवेल ने ये बता दिया कि हाँ ये सही बात है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था अभी हम उसको देखेंगे, ठीक है ना, उसी को ही देखेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली एक चीज निकल के आएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उस एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चलेगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। तो देखो वो एक्सपेरिमेंट क्या था मैक्सवेल का। मैक्सवेल ने क्या लिया, एक रजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस R और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसके जो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं वो उसने सर्कुलर ली। कुछ भी ले सकते हो, स्क्वायर भी ले सकते हो, सर्कुलर भी ले सकते हो। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लो C, ठीक है। बिटवीन प्लेट्स मान लो एयर है या वैक्यूम है, ठीक है। और क्या किया उसने, नीचे बैटरी लगा दी V वोल्ट की और यहां पे की लगा दी। उसने t=0 पे की को क्लोज कर दिया, सब मतलब सर्किट को क्लोज कर दिया t=0 पे। मान लो इनिशियली कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बन गया ना RC सर्किट, जिसको हम पढ़ चुके हैं। RC सर्किट, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये वही तो टॉपिक है, इसको हम पढ़ चुके हैं ना। एट एनी इंस्टेंट t=t, इस कैपेसिटर पे मान लो चार्ज आएगा स्मॉल q, और ये क्या आया था CV × 1 - e⁻t/RC, यही आया था ना चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर RC सर्किट, अगर याद हो तो। और मान लो t=t इंस्टेंट पे जो करंट फ्लो हुआ वो मान लो I, तो I क्या होगा dq/dt। तो ये क्या आया था, डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। वैसे क्या आया था ये V/R × e⁻t/RC, यही आया था ना, बिल्कुल। अब देखो मैक्सवेल ने क्या किया इसमें, मैक्सवेल ने क्या किया, एक कंपास नीडल ली, ठीक है ना, कंपास नीडल। यहां पे कंपास नीडल को रखा, मतलब इस वायर के ऊपर, तो डिफ्लेक्शन शो होगी, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है ना, और करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो यहां पे तो इसमें डिफ्लेक्शन होगी इस कंपास नीडल में, ये तो चलो ठीक है। फिर उसने क्या किया कि वो जो कंपास नीडल है ना, उसने इस कैपेसिटर के ऊपर यहां पे रखी, कैपेसिटर के बाहर और कैपेसिटर के ऊपर कंपास नीडल। तो उसने ये पाया कि यहां पे भी इस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन शो हो रही है, इट इज शोइंग डिफ्लेक्शन। एक्सपेरिमेंटली उसने पाया। अब इस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन कब आ सकती है, जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही हो। और मैग्नेटिक फील्ड कब एग्जिस्ट करेगी, जब इस पोर्शन में से करंट फ्लो हो रहा हो एक तरह से। अभी हम सोचें कि यहां पे थोड़ी ना कोई करंट फ्लो करेगा बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, बात भी सही है। तो इसका मतलब यहां पे इस कंपास नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, चलो ठीक है।
लेकिन मैक्सवेल ने जब कंपास नीडल को यहां पे रखा तो उसने पाया एक्सपेरिमेंटली, ये सच है कि ये कंपास नीडल डिफ्रैक्शन शो कर रही थी। तो इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहां से करंट फ्लो होना चाहिए, तभी तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी ना। अब देखो ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इस कैपेसिटर के अंदर बिटवीन प्लेट्स ऐसे करंट फ्लो होना चाहिए। और उसी करंट को मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया। ठीक है, तो एक तरह से यहां पे बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ऐसे डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा। ये कंडक्शन करंट जैसा नहीं है, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा ना, ये कंडक्शन करंट जैसा नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई कंडक्टिंग मटेरियल थोड़ी ना है बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कि वो कंडक्शन करंट जैसा ही हो। हाँ, ये जरूर है कि यहां पे करंट बनेगा बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि यहां पे जब हम कंपास नीडल को रख रहे हैं इस कैपेसिटर के ऊपर, तो वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एक करंट फ्लो होना चाहिए। तो उसी करंट को मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया। ठीक है, ये कंडक्शन करंट जैसा नहीं है, ध्यान रहे। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा ना, जब भी डिस्प्लेसमेंट करंट की बात हो तो हमेशा याद रखना वो कैपेसिटर के अंदर एक तरह से फ्लो होता है, ऐसा समझो बस। कैपेसिटर के अंदर ऐसे फ्लो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, मतलब बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एग्जिस्ट करता है डिस्प्लेसमेंट करंट, हमेशा याद रखना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑलवेज एग्जिस्ट्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और जिस करंट को आप जानते हो ना, ये वैसा करंट नहीं है। किस करंट को जानते हैं हम, जो कि वायर में फ्लो होता है, कंडक्शन करंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा ना बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वो वैसा नहीं है जिसको हम जानते हैं। हाँ, पर ये मान लो कि ये भी एक करंट है बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उसको नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट को शो किससे किया, आईडी से, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, आईडी। अब देखो वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, वो ऐसे फ्लो करेगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। टोटल कितना, मान लो आईडी। अब कंडक्शन करंट तो आई है और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो आईडी। तो लॉजिक से बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी कंडक्शन करंट आई के बराबर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी शुड बी इक्वल टू कंडक्शन करंट आई। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई में डी टी के बराबर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो किसी टाइम पे इस कैपेसिटर पे क्यू चार्ज होगा तो बिटवीन प्लेट्स ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पास होगा, वो क्या है, फाई ई। और एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी फाई ई बाई डी टी, यही होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। आप किसको याद रखोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर फॉर्मूला याद रखना हो, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी बस। हाँ, डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी जो होता है, ये क्यों होता है इसको अभी प्रूव करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। तो अगर डिस्प्लेसमेंट करंट आपके मन में आए तो इस फॉर्मूले को याद रखना आपको। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है ना। हाँ, ये भी है, किसी टाइम पे जो कंडक्शन करंट होगा आई,
वही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा ID, ठीक है। अब ID एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी होगा, इसको प्रूव करें, चलो करते हैं। अब देखो कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, सिग्मा क्यू बाई ए। इस कैपेसिटर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्यू बाई ए ही तो होगी। ए क्या होगा, इस सर्कुलर प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, इस डॉटेड जो ये सर्कल है इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। इस सर्कल का एरिया यही तो है ए, तो ए इंटू में ए, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। तो ये जो सर्कुलर एरिया हमने लिया है इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो जाएगा, ई इंटू में ए। और ई किसके बराबर होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे एयर है, ठीक है ना, इसके अंदर या वैक्यूम। सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट मतलब क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट ए। इतनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी ना इस कैपेसिटर के अंदर, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा इस डॉटेड सर्कल से, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डी फाई ई बाय में डी टी करके देखना, वो क्या आएगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी क्यू बाय डी टी। अब एक मेरे को चीज बताओ, डी क्यू बाय में डी टी क्या आई मतलब कंडक्शन करंट के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल आई डी क्यू बाय डी टी ही की तो बराबर है। इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्यू, इसके बढ़ने की रेट डी क्यू बाय डी टी, वही तो कंडक्शन करंट होगा। तो डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, आई कंडक्शन करंट। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई में डी टी, यही तो आ गया। तो मेरे को ये पता था कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा ना किसी टाइम पे, वो कंडक्शन करंट के ही बराबर होगा, आई डी इज इक्वल टू आई। और जो कंडक्शन करंट है आई, वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई में डी टी आया है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट को क्या लिखा जा सकता है, आई डी इज इक्वल टू आई तो है, और आई जो कंडक्शन करंट है वो क्या आया है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई में डी टी। तो देखो प्रूव हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला अगर कोई आपसे पूछे तो ये बताना है, ये वाला आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। हाँ ये बात भी है, जितना डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी होगा उतना ही उस टाइम पे कंडक्शन करंट होगा, आई डी इज इक्वल टू आई, ये बात भी सच है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट करंट आपसे पूछे तो उसका फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी ही है, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या होता है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ अगर किसी को याद हो, क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यही कहता है ना एम्पियर सर्किटल लॉ, सही है। तो देखो मान लो यहां पे, मतलब ये जो वायर है ना इसके ऊपर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो वो है B1,
ठीक है। अब यहां पे अगर हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ अगर अप्लाई करें, मतलब ये जो रीजन है ना, ये कैपेसिटर के इस तरफ का ये रीजन फर्स्ट है ऐसा मान लो, और ये जो कैपेसिटर वाला रीजन है ये रीजन सेकंड है। रीजन फर्स्ट पे एम्पियर्स सर्किटल लॉ अप्लाई करके देखना, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये तो वेरीफाई हो जाएगा। जब आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, B1 इंटू में 2 पाई आर, मान लो ये दूरी क्या है r, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो B1 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है। लेकिन एक बार इस रीजन सेकंड पे, मतलब कैपेसिटर वाले सेक्शन में, इस एम्पियर्स सर्किटल लॉ को अप्लाई करने की कोशिश करो, और मान लो यहां पे जो है ना मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी, क्योंकि कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आई थी। मान लो ये दूरी है r, स्मॉल r, ठीक है। यहां पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड आएगी B2 इस सेकंड रीजन में, और यहां से कितना दूर, स्मॉल r डिस्टेंस दूर। तो इस एम्पियर से सर्किटल लॉ को इस सेकंड रीजन पे, मतलब कैपेसिटर वाले रीजन पे अप्लाई करने की कोशिश करना। इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई जिस करंट को हम जानते हैं वो तो कंडक्शन करंट होता है ना, और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और यहां पे जो आई होता है जिसको हम जानते हैं वो तो कंडक्शन करंट होता है। अब जो सेकंड रीजन की बात कर रहे हैं, सेकंड रीजन में मतलब कैपेसिटर वाले रीजन में, जब हम इस एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो आई है यहां पे वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, क्योंकि इस रीजन में कोई कंडक्शन करंट थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो ये तो जीरो बनना चाहिए। तो इसका मतलब एक तरह से B2 को जीरो बनना चाहिए, मतलब इस कैपेसिटर के ऊपर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आनी ही नहीं चाहिए, जीरो आनी चाहिए, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये तो सच नहीं है, यहां पे तो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है, तो इसका मतलब B2 जीरो नहीं है। सच्चाई है, ये B2 जीरो नहीं है। लेकिन जब हम इस एम्पियर से सर्किटल लॉ को इस सेकंड रीजन में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो B2 जीरो दे रहा है, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ में जो ये इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये जो आई होता है ना जिसको हम जानते हैं, आई वो होता है मतलब एक तरह से कंडक्शन करंट। सेकंड रीजन में कोई कंडक्शन करंट थोड़ी ना है। क्या यहां पे कंडक्टिंग मटेरियल है? नहीं, तो कंडक्शन करंट जीरो, तो म्यू नॉट इंटू में जीरो, तो यहां से B2 की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ये एम्पीरियन लूप ही बनाया मैंने। फर्स्ट रीजन में एम्पीरियन लूप ये है, और कैपेसिटर वाला रीजन मतलब सेकंड रीजन, इसमें एम्पीरियन लूप ये है, सर्कुलर लूप। तो जब हम इस एम्पियर से सर्किटल लॉ को सेकंड रीजन में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो B2 की वैल्यू क्या दे रहा है, जीरो। लेकिन B2 जीरो नहीं होना चाहिए, B2 तो जीरो है ही नहीं। यहां पे तो मैक्सवेल ने बताया था कि मैक्सवेल ने क्या किया था, इस कैपेसिटर के ऊपर कंपास नीडल रखी थी उसने, और कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन शो हुई थी। तो इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब B2 जीरो नहीं है। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B2 को जीरो बता रहा है।
ये तो गलत है। हाँ, ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो फर्स्ट रीजन में बिल्कुल अच्छे से अप्लाई हो रहा है, लेकिन सेकंड रीजन में अप्लाई नहीं हो रहा अच्छे से। तो एक नया लॉ लाए जो कि इस रीजन में भी लागू हो और इस रीजन में भी लागू हो। तो उस लॉ को क्या नाम दिया गया? एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। ठीक है, एक नया लॉ लेके आए हम नहीं, मतलब एम्पियर और मैक्सवेल दोनों इकट्ठे। तो एम्पियर से सर्किटल लॉ सेकंड रीजन में फेल हो गया। फर्स्ट रीजन में तो चलो ठीक है, ठीक था। सेकंड रीजन में एम्पियर सर्किटल लॉ ने B2 की वैल्यू 0 दे दी ना, लेकिन 0 तो नहीं है। कैपेसिटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है ना, क्योंकि कंपास नीडल में अगर डिफ्लेक्शन शो हो रही थी तो B2 को 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ को जब अप्लाई किया तो B2 0 दे दिया, लेकिन B2 0 तो है नहीं। तो इसका मतलब एक एम्पियर सर्किटल लॉ के अलावा, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ को यहां पे कट कर दो। ये नहीं कि एम्पियर सर्किटल लॉ खराब है, वो है, वैलिड है, लेकिन सेकंड रीजन में वैलिड नहीं है, फर्स्ट रीजन में वैलिड है। तो एक ऐसा लॉ लेके आओ जो कि फर्स्ट रीजन में भी वैलिड हो और सेकंड रीजन में भी वैलिड हो। तो उसको क्या बोला गया? एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। और वो क्या है? एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ ये क्या है? इंटीग्रेशन B डॉट DL, मतलब लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज लूप, उसको एम्पीरियन लूप भी बोलते हैं, इज इक्वल टू म्यू नोट आई डी, म्यू नोट आई प्लस आई डी। ये है एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। ये फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन दोनों में अच्छे से फिट हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। बेसिक देख लो। तो रीजन नंबर 1 मतलब कैपेसिटर के इस तरफ वाला, मतलब ये वायर वाला रीजन देखो। वायर से R डिस्टेंस ऊपर जाओ, मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B1। मतलब जो R रेडियस का जो सर्कल है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? B1, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और इस एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ को अप्लाई करने की कोशिश करना। फर्स्ट रीजन में यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट ID वो क्या है? 0। डिस्प्लेसमेंट करंट तो बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ही डिफाइन होता है, तो फर्स्ट रीजन में कोई डिस्प्लेसमेंट करंट थोड़ी ना है। तो ID को क्या पुट कर दो? 0। तो इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट, ID को 0 पुट कर दो। I तो है, कंडक्शन करंट तो है I, तो म्यू नॉट I। और यहां से आप चाहो तो B1 की वैल्यू निकाल सकते हो, वही आएगी B1। ये क्या हो जाएगा? ये लाइन इंटीग्रेशन B1 इंटू में 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नोट I। तो B1 कितना आया? म्यू नोट I अपॉन में 2 पाई R। ठीक है ना? ध्यान रखना यहां पे I तो कंडक्शन करंट है, ID डिस्प्लेसमेंट करंट। ये तो एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ है ना, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों रीजन के लिए एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट के लिए तो हो गया, सेकंड रीजन के लिए भी, यहाँ के लिए ये जो सेकंड रीजन है कैपेसिटर वाला, इसके लिए भी ये एप्लीकेबल होने वाला है, थोड़ी देर में भी पता चलेगा। पर ये याद रखना I कंडक्शन करंट है और ID डिस्प्लेसमेंट करंट। तो चलो सेकंड रीजन के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, मतलब कैपेसिटर वाला। तो ये जो एक्सिस है इस कैपेसिटर की, इससे स्मॉल r डिस्टेंस दूर, मान लो कैपेसिटर के आउटसाइड आ जाओ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो B2 है, B2 0 तो नहीं होगी। तो इसको अप्लाई करने की कोशिश करो। इसको क्या यहां पे कोई कंडक्शन करंट I है? नहीं है, क्योंकि ये तो वैक्यूम है या एयर है, ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल थोड़ी ना है।
तो कंडक्शन करंट तो जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी आएगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, आईडी। तो इस एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ को अप्लाई करो, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, आई को जीरो पुट कर दो, आईडी को रहने दो। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल वो क्या आ जाएगा, बी टू इंटू में 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आईडी। तो बी टू की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आईडी बाय में 2πr, जीरो थोड़ी ना आई है बी टू, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी भी नहीं चाहिए। तो देखो ये वाला जो लो है ना, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई प्लस आई डी, जहां पे आई कंडक्शन करंट है और आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये जो लो है ये दोनों रीजन के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, दोनों रीजन्स के लिए फिट बिल्कुल हो रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इस लो को एम्पियर मैक्सवेल लो, ठीक है। मतलब एम्पियर से सर्किटल लॉ में मॉडिफिकेशन की गई बाय मैक्सवेल। तो जो नया लॉ बना ना वो क्या बना, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी, ठीक है। अब एक चीज और देखो, क्या जो डिस्प्लेसमेंट करंट है आईडी किसी टाइम पे, उसी टाइम पे जो कंडक्शन करंट है आई, आईडी आई के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। पर ध्यान रखना ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना आईडी, वो ए क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है। जो ये जो सर्कुलर प्लेट है इस कैपेसिटर की, उसका जो एरिया है ना ए, उतने एरिया से पास हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट करंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आई करंट जो कंडक्शन करंट है वो इस वायर में से फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना आईडी, जो कि आई के ही बराबर है, वो ए एरिया से पास हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट करंट आपसे कोई पूछे, फॉर्मूला पूछे, डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर है, ये सच्चाई तो है, लेकिन ये नहीं बताना। अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट करंट पूछे कि भाई क्या होता है, तो आपको क्या ये फॉर्मूला बताना है, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब सोचो इसको मैं दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ फाई ई। फाई ई क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई ए, तो ए तो बाहर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई में डी टी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यहां पे टाइम के साथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इस कैपेसिटर के अंदर। जैसे टाइम बढ़ेगा ये कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आरसी सर्किट ही तो है ये। जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इस कैपेसिटर पे चार्ज स्मॉल क्यू वो बढ़ता जाएगा, करंट आई वो क्या होगा, घटता जाएगा। देख सकते हो आई करंट टाइम के साथ घटेगा, कंडक्शन करंट टाइम के साथ घटेगा। जैसे टाइम बढ़ेगा ना इस कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा, लेकिन चार्ज के बढ़ने की रेट जिसको करंट बोलते हैं, मतलब कंडक्शन करंट, मतलब डी क्यू बाई डी टी आई, वो घटेगा। और डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के ही तो बराबर है। तो एक तरह से कंडक्शन करंट घटेगा टाइम के बढ़ने से, तो डिस्प्लेसमेंट करंट को भी घटना चाहिए, बात सही है। और किसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर भी होगा। तो टाइम के बढ़ने से
डिस्प्लेसमेंट करंट को घटना चाहिए, और वो यहां से पता भी चल रहा है। तो डी बाई डी टी है ना, मतलब इस कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ेगी टाइम के बढ़ने से, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा कैपेसिटर पे, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने की जो रेट है ना डी बाई डी टी, वो टाइम के बढ़ने से कम होती जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट वो कम होता जाएगा, ठीक है। और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे, मतलब स्टेडी स्टेट जिसको बोलते हैं, जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, मतलब जब कंडक्शन करंट क्या हो जाएगा, जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जितना कंडक्शन करंट होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। और बात सही भी है। t इक्वल टू इनफाइनाइट पे इस कैपेसिटर पे चार्ज स्मॉल q मैक्सिमम आ जाएगा, कितना, CV, वो और नहीं बढ़ेगा। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैक्सिमम होगी, लेकिन वो और नहीं बढ़ने वाली। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे डी बाई डी टी वो क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब कंडक्शन करंट, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब कुछ बातें इसमें ध्यान देने की, वो क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना वो कैपेसिटर के अंदर एग्जिस्ट करता है। हमेशा याद रखना, जब भी डिस्प्लेसमेंट करंट की बातें हो ना, तो एक ऐसा करंट जो कि कैपेसिटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, बस उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। और कंडक्शन करंट वही है जिसको हम जानते हैं, जो कि वायर में फ्लो करता है, आई कंडक्शन करंट, ठीक है। और एक चीज और, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये ए एरिया से पास हो रहा है, ए एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। और किसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट करंट उतना ही होगा जितना कंडक्शन करंट होगा, ठीक है। तो चलो अब है ना डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो देखेंगे और उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखो न्यूमेरिकल डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर बेस्ड फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है। मान लो ये रेजिस्टेंस, ये ठीक है R, और ये क्या है, सर्कुलर कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। बिटवीन प्लेट्स सेपरेशन है 5 मिलीमीटर, ठीक है। और जो रेडियस है ना R0, इस सर्कुलर प्लेट की जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और किसी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, कितना कंडक्शन करंट है I 0.15 एम्पियर। तो फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो बिटवीन प्लेट्स। फर्स्ट पार्ट में फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स एट ए पॉइंट, फर्स्ट पार्ट ऑन एक्सिस, मतलब स्मॉल r क्या हो 0, और सेकंड
स्मॉल आर क्या हो 6.5 सेंटीमीटर। स्मॉल आर समझ रहे हो क्या चीज है? ये जो एक्सिस है ना इस कैपेसिटर की, इससे जो दूरी है ऊपर स्मॉल आर, वो है स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो दो पार्ट हो गए। और थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है जब स्मॉल आर क्या हो 15 सेंटीमीटर। और फोर्थ जो पार्ट है उसमें ये पूछा गया, फोर्थ पार्ट में, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम बिटवीन प्लेट्स। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। और ध्यान रहे कौन से रीजन की बात हो रही है? इस कैपेसिटर वाले रीजन की ही बात हो रही है, इस रीजन की बात नहीं हो रही इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी दो जो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं वो सर्कुलर हैं। और जो ये सर्कुलर प्लेट्स हैं इसकी जो रेडियस है ना वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। और बिटवीन प्लेट्स सेपरेशन 5 मिलीमीटर गिवन है। और किसी टाइम पे कितना करंट फ्लो हो रहा है इस आरसी सर्किट में? मान लो 0.15 एम्पियर किसी टाइम पे एट एनी इंस्टेंट। तो पता क्या करना है, ये जो सेकंड रीजन है ना कैपेसिटर वाला, इसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में ऑन एक्सिस, मतलब यहां पे जब स्मॉल आर क्या हो 0, और स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की एक्सिस ये है ना, कैपेसिटर की एक्सिस। तो फर्स्ट पार्ट में स्मॉल आर 0, मतलब ये पॉइंट, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सेकंड पार्ट जब स्मॉल आर 6.5 सेंटीमीटर हो। अब ये तो 12 है तो 6.5 कुछ यहाँ पे होगा 6.5, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट जब स्मॉल आर 15 सेंटीमीटर हो, ये 12 है तो 15 तो कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है ना? 15 तो कुछ यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? और फोर्थ पार्ट कि एक्सिस से, इस एक्सिस से कितनी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो अब देखो, अब इस कैपेसिटर के आउटसाइड आते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले आउटसाइड, आउटसाइड कैपेसिटर आओ। कैपेसिटर के आउटसाइड आने का मतलब यहां पे, समझ रहे हो? यहां पे ये दूरी कितनी? स्मॉल आर। तो एक एम्पेरियल लूप बना लो, सर्कुलर लूप। और यहां पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी, मतलब ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ना डॉटेड, इस डॉटेड सर्कल पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मान लो बी। और ये जो डॉटेड सर्कल है, मतलब एम्पेरियल लूप, इसकी जो रेडियस है ना स्मॉल आर, वो आर नोट से ज़्यादा है। मतलब आउटसाइड की बात तो तभी होगी ना, स्मॉल आर क्या हो? आर नोट से ज़्यादा। ठीक है, तो बस वो जो एम्पियर मैक्सवेल लॉ है ना वो अप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी।
अब इस पोर्शन की बात हो रही है ना, यहाँ पे कंडक्शन करंट की तो कोई बात बनती नहीं, किसकी बात बनती है, केवल डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो आई तो जीरो ही होना पड़ेगा, कंडक्शन करंट तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, केवल डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो म्यू नॉट आई डी। और यहां पे क्या लिखा जाता है, ये करंट। तो देखो ये जो सेकंड रीजन है ना, एक चीज समझो, इस सेकंड रीजन में जब आप एम्पियर मैक्सवेल लॉ को अप्लाई करोगे ना, चाहे यहां पे कर लो, मतलब जब स्मॉल आर नोट से ज्यादा हो, मतलब कैपेसिटर के बाहर, चाहे कैपेसिटर के अंदर की बात कर लो, जब स्मॉल आर नोट से कम हो, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू में वो डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि उस एम्पीरियल लूप से पास हो रहा होगा, वो डिस्प्लेसमेंट करंट विच इज पासिंग थ्रू एम्पीरियल लूप, ये होगा ना। म्यू नोट इंटू में यहां पे इस ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, चाहे हम कैपेसिटर के बाहर हों या कैपेसिटर के अंदर हों, तो यहां पे ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि उस एम्पीरियल लूप से पास हो रहा हो। तो मतलब कहने का मतलब ये कि इस फॉर्मूले का यूज होना है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले का जब हम यूज करेंगे किस पॉइंट के लिए, जब वो पॉइंट कैपेसिटर के बाहर हो, मतलब स्मॉल आर नोट से क्या हो, ज्यादा हो, तो उस फॉर्मूले का यूज करो, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू में यहां पे क्या लिखा जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि इस एम्पीरियल लूप से पास हो रहा है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट करंट इतने क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है ना, क्या वो सारा का सारा इस एम्पीरियल लूप से पास नहीं हो जा रहा है, बिल्कुल। तो आईडी आ जाएगा, तो बी इंटू में, ये खोलना तो आता ही है ना, बी इंटू में 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट आई डी। तो ये कितना आ गया, म्यू नोट आई डी बाई में 2 पाई आर। और मेरे को एक चीज बताओ, उस टाइम पे, मतलब किसी टाइम पे एट एनी इंस्टेंट कंडक्शन करंट क्या गिवन था, 0.15 एम्पियर। तो जो इतने पोर्शन से, मतलब जो सर्कल होगा, कितनी रेडियस का, आर नोट 12 सेंटीमीटर रेडियस का, इस सर्कल से कितना करंट पास होगा, वही तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। और वो क्या कंडक्शन करंट के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल। तो एक तरह से आई के ही तो बराबर होगा। देखो आईडी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट इतने ही तो पोर्शन से पास हो रहा है ना, और वो कंडक्शन करंट के बराबर होता है। और उस टाइम पे कंडक्शन करंट 0.15 एम्पियर है। इस चीज को याद ध्यान रखना, ठीक है। ये जो आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, वो इतने क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है। ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है कितनी रेडियस का, आर नोट रेडियस का, ठीक है ना। तो इस कैपेसिटर के बाहर, मतलब कैपेसिटर के ऊपर, और एक्सिस ऑफ कैपेसिटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड ये आगे, ठीक है। अब आ जाओ सरफेस पे। सरफेस का मतलब यहां पे, मतलब जब स्मॉल आर नोट के बराबर हो, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, बस स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर दो, आर नोट। तो क्या आ जाएगी, म्यू नोट आई डी बाय में 2 पाई आर नोट। सही है।
अब आ जाओ अंदर, कैपेसिटर के अंदर, इनसाइड कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर नोट से कम हो। मतलब क्या, तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट जो आईडी है वो इतने क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है ना, इतने से। अब हम किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, यहां पे कैपेसिटर के अंदर, जो कि एक्सिस ऑफ कैपेसिटर से कितना दूर है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर। तो क्या करो, एक एम्पीरियन लूप मान लो स्मॉल आर रेडियस का, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो क्या होगी, बी होगी। तो इसी का यूज कर लो। देखो कैपेसिटर वाला जो पोर्शन है, चाहे वो कैपेसिटर के बाहर हो या कैपेसिटर के अंदर हो, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो इसका यूज होना है। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट इनटू में। अब देखो इस एम्पीरियल लूप से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट पास हो रहा है, आर नोट रेडियस का ये जो एम्पीरियन लूप था उसी से ही डिस्प्लेसमेंट करंट पास हो रहा था सारा का सारा आईडी। मतलब एक तरह से पाई आर नोट स्क्वायर एरिया से, मतलब इतने एरिया से, आर नोट रेडियस का जो सर्कल है, आर नोट क्या है, सर्कुलर प्लेट की रेडियस, आर नोट रेडियस का जो सर्कल है उसका एरिया क्या आएगा, पाई आर नोट स्क्वायर। उसी से ही तो डिस्प्लेसमेंट करंट पास हो रहा है, कितना आईडी। और ये जो एरिया है ये कितना आएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट पास होगा, बताओ। आईडी बाय में पाई आर नोट स्क्वायर इंटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आईडी इंटू में स्मॉल आर स्क्वायर बाय में आर नोट स्क्वायर, यही तो आएगा। तो ये जो एम्पीरियल लूप है स्मॉल आर रेडियस का, और स्मॉल आर आर नोट से कम है, इससे कितना डिस्प्लेसमेंट करंट पास होगा, इतना आईडी इंटू में स्मॉल आर स्क्वायर बाय में आर नोट स्क्वायर। समझ रहे हो आई थिंक, ठीक है। और इसको सोल्व करना हमें आता ही है, बी इंटू में 2 पाई आर इज इक्वल टू दिस म्यू नोट आईडी इंटू में आर स्क्वायर बाय में आर नोट स्क्वायर। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ये क्या आ जाएगी, म्यू नोट आईडी आर स्क्वायर आर नोट स्क्वायर बाय में 2 पाई आर, एक आर से एक आर खत्म, है ना, ये आ जाएगी। और अच्छे से लिखूं तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर के अंदर और एक्सिस से कितना दूर, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ये आएगी, म्यू नोट आईडी स्मॉल आर बाय में 2 पाई आर नोट स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर, करो ग्राफ प्लॉट। ध्यान रखना स्मॉल आर क्या है, उस पॉइंट की दूरी फ्रॉम एक्सिस ऑफ दिस कैपेसिटर, और बी क्या है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। जब हम इस कैपेसिटर के बाहर हैं, मतलब यहां पे हैं, एक्सिस से कितना दूर, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, और स्मॉल आर आर नोट से क्या है, ज्यादा। तो मैग्नेटिक फील्ड ये आई थी म्यू नोट आई डी अपॉन में 2 पाई आर के बढ़ने से घट रही थी, ऐसे करके, है ना। और जब मैं यहां पे हूं सरफेस पे, या मतलब यहां पे बात वही है, मतलब स्मॉल आर आर नोट के बराबर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है।
ठीक है। और जब मैं इस कैपेसिटर के अंदर हूं, एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूर, स्मॉल आर, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। तो देखो स्मॉल आर के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, और y इक्वल टू एम एक्स, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। और देखो स्मॉल आर के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है ना लीनियरली, ठीक है। तो ये ग्राफ आएगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे है, कहां पे है मैक्सिमम, जब स्मॉल आर क्या है, आर नोट के बराबर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम सरफेस पे है। और कितनी, इतनी मैक्सिमम। तो जो फोर्थ जो पार्ट था ना, उसका जवाब तो मिल गया। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया था, कितनी डिस्टेंस पे, एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। तो जो फोर्थ पार्ट है उसका जवाब क्या मिल गया कि भाई सरफेस पे होगी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, मतलब एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, 12 सेंटीमीटर, मतलब आर नोट डिस्टेंस पे है ना। ये फोर्थ पार्ट का तो जवाब मिल गया। अब फर्स्ट पार्ट का, ऑन एक्सिस, मतलब यहां पे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एक्सिस का मतलब स्मॉल आर जीरो, स्मॉल आर जब जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो। तो इसका जवाब में मिल गया। सेकंड पार्ट, जब हम एक्सिस से 6.5 सेंटीमीटर दूर है, ये 12 है, तो 6.5 तो कुछ यहां पे होगा ना, मतलब कैपेसिटर के अंदर। तो कैपेसिटर के अंदर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला, तो सेकंड पार्ट का भी जवाब मिल जाएगा। तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। क्या, आईडी की वैल्यू 0.15 और म्यू नोट 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7 होता है, और आर नोट की वैल्यू 0.12 मीटर। देखो एसआई सिस्टम में काम करेंगे, आपको जो पुट करना है ना, आर नोट तो 0.12 मीटर, 12 सेंटीमीटर मतलब 12/100 मीटर, 0.12 मीटर। और आईडी 0.15 एम्पियर है ना, जो कंडक्शन करंट वही डिस्प्लेसमेंट करंट। और म्यू नोट 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7, यही वैल्यू होती है ना म्यू नोट की। म्यू नोट की वैल्यू पुट होगी, आईडी के भी पुट हो जाएगी, आर नोट वो भी पुट हो जाएगा, मतलब कर लेना इसको। और स्मॉल आर किसकी बात हो रही है, सेकंड पार्ट, मतलब स्मॉल आर 6.5 सेंटीमीटर, तो 6.5 सेंटीमीटर मतलब 6.5/100 मीटर। तो स्मॉल आर को ये पुट कर देना, ठीक है। और अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। तो आपको सेकंड पार्ट का जवाब भी मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब जब स्मॉल आर कितना होगा, 6.5 सेंटीमीटर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल जाएगी। ये बस ये वैल्यूज पुट कर देना, स्मॉल आर की ये, आईडी की ये, आर नोट की ये, म्यू नोट की ये। और ये कितनी निकल के आएगी ये आप कर सकते हो कैलकुलेट, ये आएगी 1.35 इंटू में 10⁻⁻7 टेस्ला। तो सेकंड पार्ट का जवाब भी आपको मिल जाएगा, 1.35 इंटू में 10⁻⁻7 टेस्ला। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट मतलब एक्सिस से 15 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। 12 तो ये है, तो 15 तो कुछ यहां पे होगा, मतलब कैपेसिटर के बाहर। कैपेसिटर के बाहर वाला फॉर्मूला लग जाएगा ये। तो म्यू नोट 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7, आईडी 0.15 एम्पियर, और स्मॉल आर
15/100 मीटर। तो जब ये वैल्यूज आप यहां पे पुट करोगे, स्मॉल आर को कितना 15/100 और म्यू नॉट 4 पाई इंटू में 10⁻⁷ और आई डी 0.15 एम्पियर, तो ऑब्वियसली टेस्ला में आएगा। और कितना आएगा यहां पे 2 इंटू में 10⁻⁷ टेस्ला, ठीक है, 2 इंटू में 10⁻⁷ टेस्ला। तो देखो सभी पार्ट के जवाब मिल चुके हैं। और अगर ये ग्राफ की ही बात करें तो जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी ना वो सरफेस पे आएगी, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे होगी, ग्राफ से दिखाई दे रहा है। और कितनी होगी, इतनी। आईडी की वैल्यू 0.15, म्यू नॉट 4 पाई इंटू में 10⁻⁷ आर नॉट 12/100, ये पुट करोगे तो जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की जो ये वैल्यू आएगी ना, ये कितनी आती है 2.5 इंटू में 10⁻⁷ टेस्ला। ध्यान रहे यहां पे वैल्यूज पुट करनी है आपको। तो जो बी मैक्सिमम आएगा वो ये निकल के आएगा। एसआई में काम करोगे तो टेस्ला में ही आएगा, ठीक है। और 6.5 सेंटीमीटर दूर, मतलब जब स्मॉल आर 6.5 सेंटीमीटर होगा तो कितना आया था 1.35 इंटू में 10⁻⁷ टेस्ला, ठीक है ना। और 15 सेंटीमीटर दूर, मतलब थर्ड पार्ट, मतलब यहां पे ये दूरी कितनी हो 15 सेंटीमीटर, मतलब जब स्मॉल आर 15 सेंटीमीटर होगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड ये कितनी निकल के आएगी, कितनी आई थी 2 इंटू में 10⁻⁷ टेस्ला। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 देख सकते हो एक्सिस पे, जब आप कैपेसिटर के अंदर ही हो लेकिन एक्सिस से दूर जा रहे हो, मतलब स्मॉल आर बढ़ता जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी देखो बढ़ती जा रही है लीनियरली। सरफेस पे आ जाओगे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और फिर कैपेसिटर के बाहर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। तो एक ऐसा न्यूमेरिकल भी आ सकता है डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर ही बेस्ड, कि मतलब किसी टाइम पे कंडक्शन करंट गिवन होगा, उस टाइम पे इस कैपेसिटर के अंदर और कैपेसिटर के बाहर किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है, तो ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। ये जनरल है कैपेसिटर के बाहर के लिए, ये बिल्कुल जनरल है भाई, और ये कैपेसिटर के अंदर के लिए, और ये ऑन द सरफेस ऑफ कैपेसिटर। वैसे आपको वैल्यूज पुट करनी है इनमें। और देखो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल तो हो गया, ये जो सेकंड न्यूमेरिकल अभी हम करने वाले हैं ना, उसमें अंदर कैपेसिटर के अंदर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कैपेसिटर के अंदर, मतलब कुछ यहां पे मान लो किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इससे अगला, तो इस फॉर्मूले का यूज हो जाएगा। मतलब आपको ये फॉर्मूला कैपेसिटर के बाहर के लिए मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर के अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटर के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं सेकंड न्यूमेरिकल के लिए केवल इस फॉर्मूले को लिख रहा हूं मैं, वैसे याद तीनों होने चाहिए, लेकिन केवल इसको क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि सेकंड न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का यूज होने वाला है, ठीक है। मतलब कैपेसिटर के अंदर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है सेकंड न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो मैं पहले ही कैपेसिटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड
का जो फॉर्मूला है वो लिख दे रहा हूँ आपके लिए, म्यू नोट आई डी स्मॉल आर बाय में 2 पाई आर नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। पहले लिख दे रहा हूं आपके लिए ये, वैसे याद तीन होने चाहिए, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो या सरफेस पे। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स एट ए डिस्टेंस 1/2 मीटर फ्रॉम एक्सिस ऑफ कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड। तो जो फिगर गिवन है ना वो ऐसा है, मान लो ये रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं वो सर्कुलर हैं। वही है आरसी सर्किट, ठीक है ना, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। नीचे 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 नैनो फैराड गिवन है। कैपेसिटर की जो सर्कुलर प्लेट है इसकी जो रेडियस है ना R0 वो 1 मीटर गिवन है, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना, स्टेटमेंट देखो इस क्वेश्चन की, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एट ए डिस्टेंस 1/2 मीटर फ्रॉम एक्सिस ऑफ द कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 0.73 इंटू में 10⁻³ टेस्ला, सेकेंड ऑप्शन में 1.73 इंटू में 10⁻³ टेस्ला, सेकेंड ऑप्शन में 2.73 इंटू में 10⁻³ टेस्ला, फोर्थ ऑप्शन में 3.73 इंटू में 10⁻³ टेस्ला। ये 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो गिवन क्या है, आरसी सर्किट, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 नैनो फैराड, रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम, नीचे 2 वोल्ट की बैटरी, t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट को क्लोज किया गया होगा। इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो जैसे ही सर्किट को क्लोज करूंगा, की को क्लोज करूंगा, तो कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, आरसी सर्किट वही टॉपिक हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू -3 सेकेंड, 10⁻³ सेकेंड पे, 10⁻³ सेकेंड टाइम पे पूछा क्या गया है, कैपेसिटर के अंदर और एक्सिस ऑफ द कैपेसिटर से कितना दूर, आधा मीटर दूर। 1 मीटर तो ये है, आधा मीटर ये हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर के अंदर ही है हम, 1/2 मीटर दूर। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है, तो इन साइड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, स्मॉल आर, ये स्मॉल आर ही तो है, कितना हो जाएगा 1/2 मीटर। R0 कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ दी सर्कुलर प्लेट 1 मीटर, म्यू नोट 4 पाई इंटू में 10⁻⁷। तो बस आईडी की कसर है, डिस्प्लेसमेंट करंट पता चल जाए 10⁻³ सेकेंड टाइम पे। और एक चीज, डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के ही बराबर होता है, और कंडक्शन करंट आई वो क्या होता है, V/R, मतलब 2
बाय में आर, आर कितना हो जाएगा ओम में, 1 मेगा ओम 10 की पावर 6 ओम होता है, ठीक है, इंटू में ई की पावर माइनस टी बाय में आर सी। और ये जो मैं कंडक्शन करंट निकाल रहा हूं ना, ये टी इक्वल टू माइनस टी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड पे निकाल रहा हूं। तो फॉर्मूला तो यही होता है, जितने वोल्ट की बैटरी बाय में रेजिस्टेंस ओम में इंटू में ई की पावर माइनस टी, टाइम क्या 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड, बाय में आर सी, आर कितना 10 की पावर 6, सी कैपेसिटेंस फैराड में 10 की पावर माइनस 9 फैराड हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब कंडक्शन करंट के बराबर आएगा टी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड पे, वो ये आ जाएगा ना 2 बाय में 10 की पावर 6 इंटू में ई की पावर माइनस 1 एम्पियर। ये कट जाएगा ना, ऊपर क्या हो जाएगा -6 -3 -9, 10 की पावर -9 से 10 की पावर -9 कैंसिल हो जाएगा, तो ई की पावर -1 ही तो बचेगा, तो ये इतने एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और जब आप इसको माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू में 10 की पावर 6 कर दो, ये माइक्रो एम्पियर में हो जाएगा, मतलब 2 बाय में ई, समझ रहे हो ना, 2 बाय में ई माइक्रो एम्पियर, और ई की वैल्यू पुट कर दो, तो आफ्टर पुटिंग ई की वैल्यू जो होती है तो ये आ जाएगा 0.73 माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना। अब मेरे को यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना कैपेसिटर के अंदर, भाई एक्सिस से 1/2 मीटर दूर है और रेडियस क्या प्लेट की 1 मीटर, मतलब कैपेसिटर के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और कितनी दूर एक्सिस से 1/2 मीटर दूर, तो इनसाइड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जब स्मॉल आर कितना हो 1/2 मीटर, तो म्यू नोट 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7 बाय में 2 पाई और आर नोट का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर इंटू में आईडी 10 की पावर -3 सेकेंड टाइम पे आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट, ये 0.73 माइक्रो एम्पियर आएगा, एम्पियर में करोगे तो इतना एम्पियर हो जाएगा, और इंटू में स्मॉल आर कितना 1/2, तो इतनी टेस्ला आ जाएगी ना ये, और ये कितनी आएगी इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है ना। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है ना, इसको आप कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 0.73 इंटू में 10 की पावर -13 टेस्ला, ये आंसर हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ए, ठीक है ना। देखो इजी है न्यूमेरिकल, कोई टफ नहीं है ज़्यादा। अब देखो लास्ट में एक चीज़ है, मैक्सवेल की इक्वेशंस, मान लो पेपर में आपसे ये पूछ ली थी भाई राइट ऑल इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल, तो क्या लिखोगे, तो आपको 5 इक्वेशन लिखनी है, और वो क्या क्या होंगी वो अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मैक्सवेल ने 5 इक्वेशंस दिए हैं, जिनको क्या बोला गया है, इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल या मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशंस 5 है टोटल, तो पांचों को 1 बाय 1 देख लेते हैं, वो क्या क्या है। फर्स्ट क्या है, E.ds
मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, ये क्या होता है, क्यू नेट बाय में एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, याद हो तो। फर्स्ट इक्वेशन तो ये है, ठीक है। और सेकंड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस, मतलब एक तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, वो क्या रहता है, जीरो। और ये इसको क्या बोलते हैं, गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये हमेशा जीरो रहता है, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना। गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म, इससे क्या कंक्लूजन निकला था कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, मतलब पोल्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, साउथ होगा तो नॉर्थ भी होगा। और जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल क्या था, माइनस डी फाइव बी बाई में डी टी, क्या था ये, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक तरह से। ये माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये जो सेकंड लॉ था जो फैराडे ने दिया था कि ईएमएफ इंड्यूस्ड वो किसके बराबर होगा, माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज होने की रेट के बराबर, है ना। और ये इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल भी होता है। और जो फोर्थ इक्वेशन है वो क्या है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, नहीं म्यू नॉट आई प्लस आई डी। मॉडिफिकेशन हो गई थी ना एम्पियर सर्किट लॉ की, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, म्यू नॉट आई प्लस आई डी। इसको क्या बोला गया था, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक है ना, आज इसको पढ़ा था हमने। और जो फिफ्थ है वो क्या है, तो देखो फिफ्थ है लॉरेंज फोर्स। अब ये क्या होता है, लॉरेंज फोर्स एफ। अब देखो मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी है और मैग्नेटिक फील्ड के भी अंदर है, दोनों ही फील्ड के अंदर है। उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज है वो मान लो क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे ई है, और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना वो v है, और वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड भी है b। तो उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा क्यू ई, एफ इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा क्यू v क्रॉस b। तो उस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, मतलब क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। वी क्या है, उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, क्यू चार्ज ऑन दैट चार्ज पार्टिकल, ई वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और बी वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो उस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स ये हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, दोनों का वेक्टर सम कर दो तो यही तो आ जाएगा। ठीक है, और इसी को लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल की इक्वेशंस मान लो आपसे कोई पूछे तो ये 5 बता देना, काफ़ी है। और देखो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट के न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करें, और मैक्सवेल की इक्वेशंस को पढ़ा। आज के लेक्चर में कहीं पे भी मैंने ये जिक्र किया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ ऐसी दिखती है, नहीं क्या।
तो नेक्स्ट लेक्चर में जिक्र करेंगे उसका कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, कैसे दिखती है, ठीक है। तो वास्तविकता में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।